सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और आईपीओ रिव्यू लेके आ चुका हूं। इससे पहले एक और आईपीओ रिव्यू आया था, वो भी एनबीएफसी का ही था। बट इस बार क्या फर्क है, ये हमारी नॉन एनबीएफसी कंपनी थी, जो को पहली बार हमारी कंट्री में एक ऐसी नॉन एनबीएफसी कंपनी थी जिसको बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया था। आज हम बात करेंगे अपने कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। आजकल स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक पे वीडियो बनाई थी, जो बनाता जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किसकी वैल्यूएशन आपको ज्यादा बेटर लग रही है, किसमें आप एक एक लॉट अपने फैमिली मेंबर से अप्लाई करने वाले हो, या फिर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाले। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मस्त बातें करेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर लग रहा है आपको वैल्यूएशन के टर्म्स में। इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कौन सा बेटर है, किसमें अप्लाई करना चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहना। सीधे स्टार्ट करते हैं। कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन हुई थी वो हुई थी 1999 में, जैसे मैंने आपको लिखा है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 1999 में हुई थी। और 2015 में हमारी पहली ये कंपनी बनी, नॉन एनबीएफसी कंपनी, जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक बैंकिंग लाइसेंस दिया गया। जैसे कि मैंने लिख रखा है, फर्स्ट नॉन एनबीएफसी कंपनी टू गेट अ स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग लाइसेंस। ठीक है, अब यार मेन चीज क्या आती है? मेन चीज ये आती है कि कंपनी ने परफॉर्म कैसा करा है, कंपनी के एसेट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, कंपनी के पास एनपीए कितना है। जब हम बात करते हैं ना यार, जब हम बात करते हैं एनबीएफसी की, एक ही टर्म बहुत ज्यादा मैटर करती है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कैसे ग्रो हो रहे हैं, कंपनी के पास जो पैसा है या फिर जो सीएजीआर आ रहा है, जो उसके पास फंड्स हैं जो वो संभाल रही है, उसके कैसे ग्रो हो रहे हैं। इसमें आपको मेन चीज पता होनी चाहिए, एज ऑफ जून 30 2023 99.84% उनके पास ऐसी थी कि जो बैंक के पास जो लोन्स थे जो उन्होंने दिए हुए थे वो सिक्योर्ड थे। जब मैं बात करता हूं स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग की, जो ये पूरा सेक्टर है ना, दिस इज अ वेरी मैं बात करता हूं, दिस इज अ वेरी अनसिक्योर्ड सेक्टर। दिस इज अ वेरी अनसिक्योर्ड सेक्टर। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जिस ऑडियंस को टारगेट करते हैं ना, वो होती है जनरली लो इनकम की। मैं ये मना नहीं कर रहा, लोन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट मेन चीज पता दिक्कत क्या आती है, जब ये अनसिक्योर्ड लोन्स देखते हैं ना, तो जो लो इनकम वाली फैमिली होती है उसमें काफी बार ये होता है कि वो रीपे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो हमारे एनपी वो डिफॉल्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो एनपी होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, क्योंकि इनका जो एनपी होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो उनकी टारगेटेड ऑडियंस होती है काफी बार लोन्स नहीं चुका पाती। बट क्योंकि 99.84% जो लोन्स हैं इस बैंक के वो सिक्योर्ड है, तो काफी ज्यादा एक अच्छी चीज है बैंक के बारे में। वन ऑफ द मेजर प्लस पॉइंट्स मैं बोलूंगा। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे। यार अब मेन चीज क्या है? मेन चीज ये देखने वाली है कि कंपनी के जो पास जो एसेट्स हैं, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं कंपनी के। अब इसके एक चीज बात करते हैं। अब ये देखो, कंपनी के जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो रेवेन्यू है 2021 में 517 करोड़ था, फिर 2022 में हो गया 570 करोड़, 2023 में हो गया 632 करोड़। सारी फिगर्स करोड़ में, सारी की सारी। जब मैं टोटल एसेट्स की बात करता हूं, अभी हमने रेवेन्यूज की बात करी, अभी मैं टोटल एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। जो टोटल एसेट्स थे वो 6371 करोड़ थे 2021 में, 2022 में 7154 करोड़ थे, 2023 में 7991 करोड़ थे। ठीक है, और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट इस कंपनी का 2021 में था 41 करोड़, ठीक है, 2022 में था 63 करोड़, और 2023 में ये हो गया 94 करोड़। यार क्योंकि बुल मार्केट चल रही है आजकल, हर कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, आईपीओ की हवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक के कंपैरिजन में मेरे को इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना मेरे को इसकी बैलेंस शीट पसंद आई, स्पेशली फाइनेंशियल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक के, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो गो चेकआउट, मैं दूसरी वाली आईपीओ की रिव्यू, उसमें उसके फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बेटर थे एज कंपेयर टू कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब एक चीज देखो, अगर मैं आरओई की बात करूं, अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अप्रोक्सीमेटली जो कंपनी का चल रहा है वो 16.45% चल रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है। बट जो कंपनी का पी रेशियो है आफ्टर आईपीओ, आपको पता है जन्ना का कितना है, अगर आपने भी जन्ना की वीडियो देखी उनको आपको पता है, इस कंपनी का 19.35 का आफ्टर आईपीओ का पी रेशियो चल रहा है, जो कि थोड़ा मैं बोलूंगा मिड टू ओवर वैल्यूड है, मिड टू ओवर वैल्यूड है, कंसिडरिंग जो और कंपनीज हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में, उसके कंपैरिजन में। मैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हमारा जो पीयर कंपैरिजन में एक दो चीज कंपनीज आती है। अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो 21.76 का उसका पी रेशियो चल रहा है, और अगर मैं एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करूं उसका अप्रोक्सीमेटली 33 चल रहा है। अब आप चीज बोलोगे सक्षम सर मेरे को एक चीज बताओ, आपने बोला कि ये जो कंपनी है इसका जो पी रेशियो अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड है। भैया जिस लेवल पे ये कंपनी है ना, इसका जो पी रेशियो है ना वो 10-12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ना एसेट्स देखना, कभी बैलेंस शीट खोलना, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना, उसके एसेट्स देखना। तो इस लेवल पे जब कंपनी आ जाती है ना, स्पेशली एयू, दिस इज आई बिलीव एयू स्मॉल फाइनेंस इज द मार्केट लीडर अकॉर्डिंग टू व्हाट, मार्केट लीडर इन द स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर। एयू स्मॉल फाइनेंस कहीं काफी सेगमेंट्स में लीड करता है, तो इसलिए इसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। इसकी जस्टिफाइड नहीं है इसकी वैल्यूएशन, क्योंकि अभी ये उस लेवल पे नहीं पहुंची है। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा बात करते हैं हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में।
कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेक्टेड गेन्स कितने देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं 7 फरवरी की बात करूं तो ये जो डेटा होता है, जब आपको पता है कि जो हमारा डेटा होता है वो चेंज होता रहता है पूरे मार्केट पूरा ड्यूरिंग द डे, जो मार्केट खुली होती है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे होता है कि जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आएगा रिटेल में, जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आपका HNI कैटेगरी, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बिग हो, जितनी ज़्यादा आपके सब्सक्रिप्शन आएंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज होता रहता है ड्यूरिंग द डे। अगर मैं बात करूं 4 फरवरी की, 4 फरवरी को अप्रॉक्सिमेटली 50 रुपये का चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड गेन्स बन रहे थे वो 10.68% बन रहे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपके एक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं वो परसेंटेज ऑफ होते हैं कैप प्राइस, जो रेंज होती है ना प्राइस की, कि इस प्राइस से लेके फ्लोर प्राइस से लेके कैप प्राइस कट ऑफ प्राइस तक अप्लाई कर सकते हो। तो कट ऑफ प्राइस का 10.68% जब निकालते हैं तो वो 50 रुपये निकल के आता है। इसीलिए ये फर्क होता है, फ्लोर प्राइस पे नहीं निकालते परसेंटेज, हमेशा कट ऑफ प्राइस या कैप प्राइस पे निकालते हैं। अब फिफ्थ फरवरी पे 47 रुपीज़ का चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 10.04%। 6 फरवरी पे चल रहा था ₹43 का अप्रॉक्सीमेटली 9.19%। और 7 फरवरी को लेटेस्ट डेटा जो है वो ₹43 का चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 9.19%। तो मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। और इसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो भी अच्छी नहीं है। आगे नेक्स्ट उस पर चल के जब बात करते हैं, अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ मेन क्या है, हमने एक चीज़ के बारे में बात ही नहीं करी कि कंपनी ये जो आ रही है इसका इशू साइज़ क्या है। इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं। अब देखो, कंपनी का इशू साइज़ है ₹523 करोड़ का, जिसमें कुछ पोर्शन आपका फ्रेश इशू भी है और कुछ पोर्शन जो है आपका वो ऑफर फॉर सेल भी है, जिसको हम OFS कहते हैं। ₹523 करोड़ में से रुपीज़ आपके 450 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली फ्रेश इशू है पूरा, और उसमें से ₹73 करोड़ आपका ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, आपका ऑफर फॉर सेल है। इशू साइज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं कि IPO की डिटेल्स कितनी है, क्या बिडिंग डेट्स है, किस पे क्या अप्लाई करना है। बिडिंग डेट्स 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी की है, जो सेम जन्ना की है, जन्ना की भी सेम है। ठीक है, अब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ₹14,240। इसमें इस कंपनी का लॉट साइज जो है वो ₹32 का, अप्रॉक्सीमेटली ₹32 का लॉट साइज है इसका। प्राइस रेंज कितनी है, प्राइस रेंज है आपकी 445 से लेके 468। अब 445 क्या है आपका, 445 है आपका फ्लोर प्राइस FP, और आपका 468 क्या है, 468 है आपका कट ऑफ प्राइस और कैप प्राइस। ठीक है, कट ऑफ प्राइस और कैप प्राइस। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जब कैलकुलेट होती है, अगर आप 445 को 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये वाली फिगर आ जाएगी। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, जब मैं 468 को 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मेरी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, जिसी की प्राइस पर मैं 1 लॉट अप्लाई करना है, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे अप्लाई करो तो वो आपको मिल जाए। क्योंकि अभी करंटली इसका जो सब्सक्रिप्शन का रेट चल रहा है वो 50% चल रहा है ओवरऑल। अगर मैं रिटेल, HNI, स्मॉल बिग सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करके बता दूं, 50% का सब्सक्रिप्शन हो चुका है, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस की जो कंपनी लिस्ट होगी काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे लिस्ट होगी। तो थोड़ा मैं तो बोलूंगा कि इस IPO से थोड़ा दूर रहने का समय मैं ये बोलूंगा, क्योंकि यार ऑलरेडी 50% का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में जन्ना का सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा चल रहा है, उसकी वैल्यूएशन भी इससे बेटर थी, उसके फाइनेंशियल्स भी इससे बेटर थे कहीं ना कहीं। तो वो वाली वीडियो जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है, जन्ना में अप्लाई करना है। अब एक चीज देखते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है प्राइस रेंज ₹445 की है, 445 इंटू 32 करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आ रही है 14,240। कमेंट सेक्शन में बताओ 468 इंटू 32 जब करेंगे तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी निकल के आ रही है। जैसे कि हमने बात करी सब्सक्रिप्शन रेट की, सब्सक्रिप्शन रेट अभी करंटली 50% का चल रहा है, तो विच इज नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है 50% का, स्पेशली फॉर अ कंपनी जिसको पहली बार एक ऐसी नॉन NBFC कंपनी थी जिसको बैंकिंग का लाइसेंस मिला था 2015 में, जब हमने बात करी थी स्टार्टिंग में वीडियो की। सो गाइज, अगर आपको अप्लाई करना है, आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस से करना है। मैंने बस आपको कंपैरिजन करके बता दिया कि जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक और हमारा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में कौन सा बेटर है फाइनेंशियल्स के टर्म में, और डिसीजन आपका रहेगा। एक लॉट आपको अप्लाई करना है, उसमें आपको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है जो हायर ब्रैकेट है प्राइस रेंज का। इसमें अगर आप हो सकता है लोअर पे अप्लाई करो, आपको तब भी मिल जाए, क्योंकि अभी इसका सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ है, 50% तक ही आ चुका है, ये 100% भी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बार बार यही मैं बोलता हूँ, काफ़ी बार IPOs जो हमारे एक्सचेंजेस होते हैं वो फ्लोर प्राइस पे अलॉट ही नहीं करते, चाहे वो अंडर सब्सक्राइब हो चाहे ओवर सब्सक्राइब हो। तो कहीं ना कहीं में ध्यान रखना है और अपने हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करना है। अगर आपको आपके चांसेस बढ़ाने हैं, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर हमारे पास 5 डीमैट अकाउंट है तो हम पाँचों अपने डीमैट अकाउंट से एक लॉट एक ही IPO में अप्लाई कर रहे हैं। इस केस में एक्सचेंज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि आप जाके IPOs में इन्वेस्ट कर पाओ फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप IPOs में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक कंपनी के बारे में सीखने को मिलती है। कंपनी ने पूरी ज़िंदगी
करा क्या है अपनी पूरी जिंदगी से, मतलब इनकॉर्पोरेशन से लेके अभी तक जब वो अपना आईपीओ लेके आ रही है, आईपीओ में भी इशू साइज में फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है, आईपीओ में इन जनरल सारी डिटेल्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी जो मैं आईपीओ की सीरीज लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइज, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेस कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा बेटर लग रहा है। मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये जरूर बताना कि क्या आपने कभी दोनों में से कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक यूज किया, या फिर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है। सो गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग ऑल आवर YouTube videos, all our content. We'll be back with another great video for you guys. See you guys. Bye. Thank you so much for watching.